हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आप सभी को पता है कि हमारा यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम होने का डेट आ चुका है और हमारे एग्ज़ाम के डेट में अब बहुत कम ही दिन बाकी रह चुके हैं। इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होगा क्वेश्चन, और मैं कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। सभी लोग ध्यान से देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो देखिए, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है तो वो क्या होगी? तो वो है 5। क्या है? 5। कौन कौन सी? तो देखिए, सभी वर्ग के पांचवा क्या है? सभी वर्ग के पांचवा जो शब्द है या अक्षर है, हम अक्षर कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अंग क्या है? अनुनासिक है। तो अंग, य, ड़, न, म, ये पांचों क्या है? तो ये पांचों अनुनासिक वर्ड हैं। क्या है? अनुनासिक वर्ड है, और इन्हीं को पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4। य, र, ल, व। उसमें कितने हैं? श, 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 ह, 4। संयुक्त कितने हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्यसभा समिति का गठन कब किया गया था? 1991 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1955, 1957 ईस्वी। तो देखिए, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1997 में किया गया था। कब? 1997 में किया गया था। इस समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। कब? 1959 में दिया। समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। प्रतिवेदन कब दिया? तो 1959 में, 2 साल बाद। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली बोली की उपबोली कौन सी है? भुक्सा, संडीली, बगराही, कठेरिया, डांगी, माथुरी, भदौरी, बनाफरी, खटोला, लरिया, खलौटी, खलटाही। तो देखिए, बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं भदौरी, बनाफरी और खटोला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बुंदेली बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और यह ओकार बहुला बोली है। बुंदेली बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और बांदा तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दरों, छिंदवाड़ा आदि जगहों में बोली जाती है। आल्हा खंड जो रचना है बुंदेली में ही रचित है। इससे संबंधित मैंने कई चीजें बता दी आप लोगों को। आज मैं जो क्वेश्चन करा रही हूं वो कम से कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल कराऊंगी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या राम कुमार वर्मा। तो देखिए, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। लेकिन यह जो कथन है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन की है। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी संदर्भ और प्राकृतिक पुस्तक के संपादक कौन है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, देवी शंकर अवस्थी या भैरव प्रसाद गुप्त। तो नई कहानी संदर्भ और प्राकृतिक पुस्तक के संपादक कौन है? तो वो है देवी शंकर अवस्थी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
कौन है? देवी शंकर अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? शक विजय, पहला राजा, कोणार्क या अंधा युग? तो देखिए, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक जो है वो है अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग देखिए एक गीति नाट्य है, इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में, जिसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधा युग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। शक विजय किसकी रचना है? तो ये है उदय शंकर भट्ट की। पहला राजा किसका रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। कोणार्क भी किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, लक्षणा मूला ध्वनि के भेद कौन से हैं? असंलक्ष्य क्रम ध्वनि, संलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि या शब्द सत्युत वाचक ध्वनि? तो देखिए, लक्षणा मूला ध्वनि के भेद कौन से हैं? तो वो है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आप सभी देख सकते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे अभी जो यूजीसी नेट हमारा जून में हुआ था, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? उपमा, रूपक, वक्रोक्ति या यमक? तो भामह ने समस्त अलंकारों का मूल अलंकार किसे माना है? तो वो माना है वक्रोक्ति को। किसको? वक्रोक्ति को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। भामा मूल रूप से अलंकार संप्रदाय के ही आचार्य थे। इनकी अलंकार संबंधी रचना का नाम है काव्यालंकार। इसी ग्रंथ में भामा ने वक्रोक्ति की परिभाषा दी है, जो क्या है? लोकाक्ति कांतगोचरम वचनम, अर्थात क्या है? लोक की सामान्य कथन प्रणाली से भिन्न क्या है? वक्रोक्ति है। वह लिखते हैं कि सर्वत्र वक्र अर्थ ही शोभा पाते हैं, इसी से कविता होती है और इसके बिना अलंकार नहीं हो सकता। तो किसको माना है? तो वक्रोक्ति अलंकार को माना है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? सन 1885, 1879, 1893 या 1882? तो श्रीमती एनी बेसेंट का भारत में आगमन 1893 ईस्वी में हुआ था और इनका ज्यादातर समय बनारस यानी कि काशी में बीता और ये 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। इनका एक कथन है जो कई बार पूछा जाता है, यह अत्यंत अमानवीय कानून है जिसमें बच्चों को उनकी मां से अलग करवा दिया जाता है। और देखिए, एनी बेसेंट का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछ सकता है कि एनी बेसेंट कब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? धर्मकीर्ति, ब्रजकीर्ति, कीर्तिप्रभ या आंभिक? तो देखिए, असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने किसको माना है? तो वज्र कीर्ति को। किसको? वज्र कीर्ति को। असाध्य वीणा जो रचना है यानी कि कविता है, उसमें प्रियंबद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? तो वो किए हैं वज्र कीर्ति को। किसको? वज्र कीर्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पद आयो घर बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेत करता है? कृष्ण, उद्धव, नंद या अक्रूर? तो देखिए सूरदास का एक पद है आयो घोर, यहां क्या रहेगा? घर नहीं रहेगा, घोर रहेगा। आयो घोर बड़ो व्यापारी, ये जो किसका है? तो उद्धव का। किसका? उद्धव की ओर संकेत करता है। सूरदास जो रचना किए थे उसका नाम है सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, शासन की बंदूक कविता किस छंद में लिखा गया है? बरबय, सोरठा, दोहा या उल्लाला? तो देखिए शासन की बंदूक कविता किस छंद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोहा में। किसमें? दोहा छंद में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। शासन की बंदूक जो है वो किसकी रचना है? तो वो नागार्जुन की रचना है। कब लिखी गई थी? 1966 में। कब? 1966 में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मां के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चिप प्रसन्न हो गए? कसीदाकारी, चिकनकारी, जरदोजी या फुलकारी? तो देखिए एक रचना है भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य वर्गीय लोगों को या मध्यम वर्गीय लोगों को मानसिकता और बदलने संबंधों की विडंबना का चित्रण किया गया है। उसी में चीफ को प्रसन्न करने के लिए मां के हाथ की बनी कौन सी कला प्रसन्न आती है? तो वो है फूलकारी। क्या आती है? फूलकारी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चीफ की दावत किसने लिखा है? तो भीष्म साहनी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला या नीला? तो कौन सा चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? तो वो है जयमाला। जयमाला जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित पात्र नहीं है, जबकि एलिस, लीला और नीला चंद्रगुप्त नाटक के क्या हैं? पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था और 1931 में लिखा गया था। कब? 1931 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर या हर बारिश में? तो देखिए कौन सी कृति विवेकी राय की नहीं है? तो वो है हर बारिश में। हर बारिश में विवेकी राय का निबंध संग्रह नहीं है। किसका है? निर्मल वर्मा की रचना है। किसका है? निर्मल वर्मा की। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत, एक पुरानी कहानी या शिरीष के फूल? तो देखिए संस्कृत और सौंदर्य निबंध में शिरीष के फूल निबंध का उल्लेख नहीं है। किसका? शिरीष के फूल। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इस निबंध में उन्होंने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की चर्चा की है, लेकिन शिरीष के फूल की रचना या शिरीष के फूल की चर्चा नहीं किया है। किसने? नामवर सिंह ने। किसने? नामवर सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के लेखकों का चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं?
लेख, ललित गद्य, गद्य प्रबंध या निबंध। तो भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए किस पद का प्रयोग नहीं करते, तो वो ललित गद्य। ललित गद्य का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल नहीं करते हैं, जबकि लेख, गद्य प्रबंध और निबंध शब्द का वो प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र या पथ के साथी। तो देखिए, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? तो वो संकलित है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा ने ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में संग्रह संकलित है। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और पथ के साथी, ये चारों किसकी रचनाएं हैं? तो महादेवी वर्मा की। हमसे पूछा था कि ठकुरी बाबा में कौन, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं में ठकुरी बाबा संकलित है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? व्यास, कालिदास, कबीरदास या भवभूति। तो देखिए, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। किसके बाद? व्यास के बाद। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली, यहां क्या रहेगा? आम्रपाली। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही मेरे लिए नटनिया है। यह कथन किसका है? शरद चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीराम या राहुल साग्नितायन। तो देखिए, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। यह कथन है तुलसीदास की। किसकी? तुलसी राम की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखा है। मुर्दहिया पहला भाग है और मणिकर्णिका दूसरा भाग है। पहला भाग 2010 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 2014 में हुआ था। तो ये किसने कहा है? तो ये कहे तुलसी राम ने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।